कारण जब इसका समापन करेंगे उस समय पर हम और सर के मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मैं डनायत सर से अनुरोध करूँगा कि आगे का जो डाइटों का प्रेज़ेंटेशन है, उनके संबंध में आगामी कार्रवाई करें। साथियों, हमें अमित महोदय का एक वाइब्रेंट मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इंटरनेट की कुछ समस्याएं आती हैं, वो चुनौतियां हम फेस करते हैं, लेकिन सर ने सारगर्भित रूप से इन बातों पर खास तौर से जोर दिया है कि आकलन की प्रक्रिया को हम स्कूल में किस तरह से प्रभावी बना सकते हैं, और यदि बच्चों के साथ सतत रूप से उनके सीखने का आकलन की प्रक्रिया पर जोर देंगे तो शिक्षक के रूप में हमको भी मालूम चलता रहेगा कि हमारे बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं और कहाँ उनको कठिनाइयाँ आ रही हैं। इसी तरह से विषयों के शिक्षण में किस तरह के प्रोजेक्ट गतिविधियों का समावेश करते हुए हमको बच्चों को सिखाने के प्रयास करने चाहिए, इस पर सर ने बहुत सारगर्भित रूप से प्रकाश डाला है और वो बड़ा मार्गदर्शी प्रकाश है, और हम समझते हैं कि हम शिक्षक साथियों ने इन मॉड्यूल्स के माध्यम से इन बातों को सीखा है। साथियों, आज हम जो बात करना चाहते हैं, प्रत्येक मॉड्यूल पर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कुछ चर्चाएं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि बातें हमने मॉड्यूल के माध्यम से सीखी हैं उन पर कुछ नए दृष्टिकोण भी दिखाई दें। जैसा कि आपने प्रारंभ में वीडियो में देखा कि इस बार के शैक्षिक संवाद का स्वरूप में थोड़े थोड़े नए नवाचारी प्रयोग किए गए हैं और फील्ड के शिक्षकों के अनुभवों का समावेश किया गया है। इसके पीछे भी उद्देश्य यही है कि हम शिक्षक साथी आपस में एक दूसरे से बहुत सीखते हैं और नए नए प्रयोग करते हैं, और यही जिजीविषा हमें एक बेहतर शिक्षक बनाने की यात्रा की ओर लेकर जाती है। आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है जो आज का प्रेजेंटेशन है। इस पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मॉड्यूल 7, 8 और 9 पर हम लोग बात करेंगे। तो जो साथी हमारे मोबाइल पर यूज़ कर रहे हो या सुन रहे हो यूट्यूब लाइव को, वो यदि हॉरिजेंटल मोड में अपने मोबाइल को रखेंगे तो उनको बेहतर प्रदर्शन दिखाई देगा, और जो प्रेजेंटेशंस में बात कही गई है वो स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे। साथियों, आपसे एक अनुरोध और रहेगा कि जैसा कि मैं देख रहा हूं कि YouTube पर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, नमस्ते और गुड मॉर्निंग के कमेंट्स तो ठीक ही हैं, उसका स्वागत है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अकादमिक रूप से यदि आप कोई बात कहना चाहते हैं और आपको लगता है ये उपयोगी होगी सभी शिक्षक साथियों के लिए, तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स भी जरूर भेजते रहिए। हमारे अन्य साथी भी उसको पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे और उससे भी अपनी सीख को आगे बढ़ा सकेंगे। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि हम सब एक साथ मिलकर इस तरह की चीज़ों को सीखें जिससे हमारे बच्चों को लाभ हो सके, और नए नए प्रयोग जो हमारे शिक्षण कार्य को सफल बनाते हैं, इन अनुभवों का शेयरिंग यदि हम आपस में करते हैं तो हमारे बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जो मॉड्यूल आपने देखे हैं, पिछले 3 मॉड्यूल पर बात जब हम करते हैं तो जेंडर इश्यूज पर बात की गई थी, कला और आईसीटी पर बात की गई थी, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात की गई थी। आप सब इस बात से भी सहमत होंगे कि जैसा हम हर बार कहते हैं, ये चिरपरिचित स्लाइड आप देख रहे हैं कि हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को भयमुक्त और एक आनंददायी वातावरण में शिक्षा प्रदान करना। अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया को आनंद के रूप में देखें, और जब हम उनका असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं तो वो प्रक्रिया हमको स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी होती है। यदि बच्चे भयमुक्त वातावरण में सीखते हैं तो उनके बात करने का, उनके रिस्पॉन्स देने का तरीका पृथक दिखाई देता है। यदि भयभीत वातावरण में बच्चे सीख रहे होते हैं तो उनके रिस्पॉन्सेज उस तरह से निकल कर नहीं आते। तो जैसा कि मैंने कहा कि पिछले मॉड्यूल्स में हमने आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात की थी, आने वाले मॉड्यूल जो आपने अभी पूरे किए हैं उनमें आप पेडागोजिकल एस्पेक्ट पर और असेसमेंट एस्पेक्ट पर जा रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि विद्या आधारित आकलन, जिस पर आयुक्त महोदय ने भी विस्तार से चर्चा की है, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के तौर तरीकों पर बात करेंगे आज हम, और गणित जो सबसे चुनौतीपूर्ण विषय के रूप में देखा जाता है बच्चों के बीच में, उसको किस तरह से रोचक बनाया जा सकता है और उपयोगी बनाया जा सकता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से इन मॉड्यूल्स की जो अपेक्षा है वो यही है कि बच्चों के सीखने की यात्रा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए और उस गुणवत्ता में आकलन की प्रक्रिया को सुदृढ़ कैसे किया जाए, क्योंकि शिक्षक के लिए जो आकलन है उसका सबसे अधिक महत्व इस बात पर है कि वह इस बात पर विचार करे कि उसके सिखाने के तरीके में कहाँ बदलाव की आवश्यकता है। यदि शिक्षक हम साथी आकलन की प्रक्रिया को इस रूप में देखते हैं कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में कहाँ कठिनाई आ रही है और उनको अपने शिक्षण पद्धतियों में कहाँ बदलाव की आवश्यकता है, तो वो आकलन एक सफल आकलन होगा। इसी तरह से जो शिक्षक हमारे विषय पढ़ाते हैं, अलग अलग विषय पढ़ा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन प्रारंभिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में होता है, आगे चलकर वो विज्ञान में तब्दील होता है,
तो यदि बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन सही तरीके से पढ़ाया गया है, तो भविष्य में उनको जो विज्ञान की अवधारणाएं हैं, जो कठिन अवधारणाएं हैं, उनको समझने में बहुत आसानी होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उनमें यदि अच्छा शिक्षक मिल गया तो बच्चे को जीवन भर कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं और फिर वो कठिन अवधारणाओं को भी बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इसी तरह से गणित के विषय में कहा जाता है कि गणित का जो भय है, यदि वो प्रारंभिक कक्षाओं में मूर्त वस्तुओं के माध्यम से या बच्चों के दैनिक जीवन की गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है, तो ऐसी गणित इतनी मजबूत होती है। जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि अंकगणित जो है मौखिक लोग कर लिया करते थे, शिक्षा उनकी बहुत उच्च स्तर की नहीं होती थी, कक्षा 5वीं पास व्यक्ति भी बहुत अच्छे से मौखिक गणित करके आकलन कर लेता था। और आज हम कई बार देखते हैं कि इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा भी कैलकुलेटर ढूंढता है और गणित के सामान्य दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली गणित का उपयोग मौखिक रूप से नहीं कर पाता। ये एक उदाहरण है कि किस तरह से गणित पढ़ाने के तौर तरीकों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाए जा सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो गतिविधियों का कितना महत्व है। एक तो बात होता है कि बच्चे का स्टूडेंट प्रोफाइल बनाना, जो शाला सिद्धि डॉक्यूमेंट में आपने देखा है स्टूडेंट प्रोफाइल बनाया जाता है जिसमें बच्चे की प्रोग्रेस लिखी होती है। यहाँ पर बात की जाएगी, जब विशेषज्ञ और विस्तार से इस पर बात करेंगे, कि पोर्टफोलियो गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को कैसे और अधिक गतिशील बनाया जा सकता है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक चित्र बनाया कर बच्चे ने बताया, जैसा कि पिछले मॉड्यूल्स में आपने आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात सीखी थी कि बच्चों में किस तरह से आर्ट इंटीग्रेशन के माध्यम से विभिन्न विषयों को पढ़ाया जा सकता है और रोचक बनाया जा सकता है। इस तरह का उदाहरण अगली स्लाइड में आपको दिखाई देगा, जिसमें एक बच्चे ने, एक टीचर ने बच्चे को कुछ गतिविधियां दी हैं, उन गतिविधियों को रंगीन तरीके से प्रस्तुत किया है। और ये जो रंगीन चित्र होते हैं, चित्रात्मक प्रदर्शन होता है किसी भी गतिविधि को करने का या किसी प्रोजेक्ट को दर्शाने का, वो अमिट छाप छोड़ता है और याद रह जाता है बच्चे को। इसलिए कहा जाता है कि इस तरह की गतिविधियां यदि बच्चों के साथ कराई जाएंगी तो उनकी जो सीखने की यात्रा है और जो स्मृति का एक कहना चाहिए अंकन है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और ये अदृश्य रूप से आने वाले वर्षों में भी जब बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहां पर भी लगातार परिलक्षित होता है कि यदि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कठिन अवधारणाएं वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज के जो संवाद का उद्देश्य भी यही है कि ये जो 3 मॉड्यूल्स की चर्चा की गई है, इसमें मुख्य रूप से क्या बात कही गई है, हमारे विशेषज्ञ साथी आपसे और चर्चा करेंगे। वास्तविक जीवन में इन मॉड्यूल्स को हम कक्षाओं में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस तरह की चुनौतियां आ सकती है इनको कक्षाओं में लागू करने के लिए, एक शिक्षक के रूप में मैं किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये बातचीत के माध्यम से आज आप समझ पाएंगे। और फिर ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। आने वाले समय में आप जब अपने जन शिक्षा केंद्र स्तर पर संवाद स्थापित करते हैं, उस शैक्षिक संवादों में भी आप इन बातों पर चर्चा कर सकते हैं कि मॉड्यूल में मैंने ये सीखा था, शैक्षिक संवाद में राज्य स्तर के विशेषज्ञों ने यह बात बताई थी, मैं अपनी शाला में अपने वातावरण में इन बातों को किस तरह से लेकर जा सकता हूँ। जैसा कि आयुक्त महोदय ने पर्यावरण शिक्षण के बारे में बात कही कि ये किताबों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मॉड्यूल में कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें किसी आर्टिफिशियल टीएलएम की भी आवश्यकता नहीं है पर्यावरण को पढ़ाने के लिए, क्योंकि पर्यावरण का नाम ही ऐसा है कि हमारे पूरे वातावरण में टीएलएम अवेलेबल है। हमारे इंसाइट पर निर्भर करता है कि हम बच्चों को कैसे पाठ्य पुस्तक से बाहर ले जाकर उनके दैनिक जीवन के वातावरण में उपलब्ध चीजों के माध्यम से पर्यावरण का शिक्षण कर सकते हैं। साथियों, पहले जो मॉड्यूल है विद्यालय आधारित आकलन के संबंध में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रायसेन जिले की डाइट को, जिसमें श्री AK सिंह साहब, अजय सक्सेना आपसे बात करेंगे। और जो हमारे NCERT के चिन्हित नेशनल रिसोर्स के सदस्य हैं आदरणीय श्री राकेश दिवांग जी, उनका अनुभव आप लोगों से बहुत लंबे समय से जुड़ने का रहा है, आप उनको पहचानते भी हैं बहुत बेहतर तरीके से, उनसे भी आप कुछ बातें सुन